तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी और जोरो का सामना ओराशिमा से हो जाता है, जिसे लूफी बहुत आसानी से हरा देता है और तभी होल्डन भी इनके सामने आ जाता है और इसने ओतामा को अपने मुंह में दबा रखा होता है और इन सभी को धमकी देना शुरू कर देता है कि अगर इन लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ओतामा को कच्चा चबा जाएगा। पर अपना लूफी डरने वालों में से नहीं है। लूफी अपने रेड हॉक अटैक का यूज करके सीधा इस होल्डन के पेट में मौजूद इस शेर पर हमला कर देता है और इसे ढेर कर देता है और ओतामा की जान बचा लेता है। और ओतामा जब लूफी को एस के रूप में देखती है तो रोने लगती है और इसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और सभी लोग जब होल्डन को देखते हैं कि ये बंदा लूफी के एक सिंगल हमले से ही नॉकआउट हो चुका है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूफी पकड़ता है ओतामा को और यहाँ से 9-2-11 हो जाता है और तभी होल्डन सीधा स्पीड के सामने जाकर गिर जाता है और स्पीड इसकी शक्ल को देखती है। तुम एक हेडलाइनर हो और किसी ने तुम्हें अपने एक सिंगल अटैक से ही हरा दिया, आखिर वो कौन है? और यहाँ पर ट्रेजर शिप को कोमोचियो तेजी से दौड़ा रहा होता है और सीधा ओकेबुरे टाउन की तरफ रवाना हो जाता है। और जब जोरो लूफी के उस हमले को देखता है, क्या पागल हो चुका है, आखिर इसे ये करने की क्या जरूरत थी? अब जोरो ओतामा को लूफी के हवाले छोड़कर यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर लूफी के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं इसे रोकने के लिए। पर लूफी सबको मसलते हुए आगे बढ़ता है और ओतामा ये देखकर दंग रह जाती है कि लूफी कितना ज्यादा ताकतवर है। ओतामा हमें जल्दी करना होगा वरना जोरो सब कुछ अकेला ही खा जाएगा वो बुक्खड़। हालांकि लूफी खुद बुक्खड़ है। तभी लूफी को अपने सामने एक घोड़ा नजर आता है। चलो ओतामा इसकी सवारी करते हैं, फिर तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लूफी एक जंप लगाता है और सीधा इस पर बैठ जाता है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, और जोर से स्पीड को पकड़ लेता है। दरअसल एक घोड़ा नहीं बल्कि स्पीड होती है। ओ भाई क्या ये कहाँ से पकड़ लिया इसने इसको? मैं तुम्हें घोड़ा नजर आती हूँ क्या? मैं घोड़ी हूँ बेवकूफ। और लूफी इसे देखकर हैरान हो जाता है कि आधी इंसान और आधी घोड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सेकंड हेडलाइनर को घोड़ी बनाकर उन पे सवार होने की? तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तब स्पीड भी लूफी पर अपनी कोहनी से हमला करती है। बेवकूफ लड़के, अभी के अभी मेरे ऊपर से हट जा। ओतामा अपने वो डम्बलिंग से बाहर निकालना। बड़े भैया पर मुझे मालूम नहीं कि इस पर काम करेगा या नहीं। जब तक ट्राई नहीं करोगी पता कैसे चलेगा? जिस पर इमीडिएटली अपने गालों से एक डम्पलिंग को बाहर निकालती है। इसे खाकर देखो, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैं नहीं खाने वाली। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? पर इस डम्पलिंग से इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी कि ये बिना कुछ कहे अगले ही पल से खा जाती है और ये दोनों इसे बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। और तभी स्पीड अचानक से रोने लगती है। देखा भैया, मुझे लगा ही था ये काम नहीं करने वाला। पर तभी स्पीड फुल स्पीड से आगे बढ़ती है। मास्टर मुझे बताइए आपको कहाँ पर जाना है? अरे भाई साहब ये काम कर गया, क्या बात है ओतामा? पर भैया आखिर ये इस पर काम कैसे करा? अरे क्यों नहीं कर सकता, वैसे भी ये आधी घोड़ी बनी हुई है। अब सभी लोग इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और लूफी इस हॉर्स यानी कि स्पीड को हॉर्सलीना का नाम देता है और कहता है कि पूरी स्पीड से उसे ट्रेजर शिप का पीछा करो। मेरा नाम स्पीड है और मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ जो तुम मुझे हॉर्सलीना कहकर पुकार रहे हो। जैसे बड़े भैया कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल वैसा ही करो और आज से तुम्हारा नाम हॉर्सलीना है। जिस पर ये मान जाती है, जैसा आप कहे मास्टर। और पूरी स्पीड के साथ ट्रेजर शिप का पीछा करने लगती है। और यहाँ पर काइडो के सबऑर्डिनेट्स कहने लगते हैं कि यकीन नहीं हो रहा, हमारी स्पीड सामा इतनी ज्यादा स्पीड से भी जा सकती है। और ये सभी लोग तेजी से टाउन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ओतामा लूफी की तरफ गौर से देखने लगती है और इसे वापस से लूफी के अंदर एस की झलक दिखाई देती है और इसे लगता है कि इसे वापस से एस मिल चुका है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और लूफी के उस फायर हॉक अटैक और एस के फायर फिस्ट अटैक को सोचने लगती है और इन दोनों हमलों में इसे एक जैसी चीजें दिखाई देती है। ये दोनों ही ओतामा की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। बड़े भैया आप बिल्कुल एस के जैसे लग रहे थे। और लूफी को पकड़ लेती है। यार कितनी क्यूट है बच्ची। इसके बाद हम बाकुरा टाउन के एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर इस वक्त हॉकिंस और लॉ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। मैं आज तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। ओए तुझे पता भी है तो बोल के रहा है, तो हमारी जान लेगा, तेरी हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी लॉ अपने हाथ को ऊपर करता है और जैसे ही हॉकिंस की नजर लॉ के हाथ पर जाती है तो इस टैटू को देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। और जब लॉ अपनी एबिलिटी का यूज करता है और रूम बनाता है तो हॉकिंस को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ट्रैफलगर लॉ है। जाहिर सी बात है, ये तो यहाँ पर आएगा ही। इन लोगों ने अलायंस जो बनाया था। और यहाँ पर लॉ अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ कि इस टॉयलेट के पास जोरो है जिसे हमारे सारे प्लान के बारे में मालूम है और मैं ये भी जानता हूँ वो दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हैं, पर ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये 3 हेडलाइनर्स में से एक होल्डन को नॉकआउट कर देंगे। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। टॉयलेट के पास इतना दिमाग तो होगा ही कि वो एक हेडलाइनर से पंगा ले ले और यहाँ की सारी सिचुएशन को बिगाड़ दे। पर भाई अपना लूफी ऐसा ही है, इसने होल्डन को नॉकआउट कर दिया है और होल्डन के सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर जैक को रिपोर्ट देते हैं। पर लॉ यहाँ पर पूरी तरह से श्योर था कि वो दोनों ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोन को लेता है और सीधा हॉकिंस की तरफ थ्रो करके शैम्बल्स बोल के अपनी जगह को स्विच कर देता है और सीधा अपनी स्वॉर्ड को इसकी छाती पर उतार देता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हॉकिंस की ये एबिलिटी है कि अपने ही सबऑर्डिनेट्स को एज अ शील्ड के तौर पर यूज कर सकता है। लॉ भी ये देखकर हैरान हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से हॉकिंस की तरफ आगे बढ़ाता है। पर ये हमला भी इसे पढ़ने के बावजूद भी इसके सबऑर्डिनेट्स को पड़ता है और समझ जाता है कि हॉकिंस की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन सब का कोई फायदा नहीं। और अपनी स्ट्रॉ स्वॉर्ड को बाहर निकालता है हॉकिंस और लॉ की तरफ हमला करता है। ट्रैफल कर लो, अपने इस स्टूपिड से मास्क को हटा दो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। लॉ अपनी स्वॉर्ड को चलाकर इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर इसकी जो स्ट्रॉ स्वॉर्ड थी ये फ्लेक्सिबल होती है तो अपना रुख मोड़कर वापस से इस पर हमला कर देती है और लॉ के मास्क को इसके चेहरे से उतार देती है और लॉ का फेस रिवील हो जाता है। पता नहीं एनिमेटी का कब होगा। इसके बाद हम हॉर्सलीना को देखते हैं जो कि तेजी से टाउन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और तभी ने सामने ट्रेजर शिप भी नजर आ जाती है और हॉर्सलीना को लेकर लूफी इसके ऊपर सवार हो जाता है और दोनों दोबारा से जोरो के साथ मिल जाते हैं। और ओतामा जिंदगी में अपनी पहली बार इतना डिलीशियस और साफ खाना एक साथ देखती है। बड़े भैया मैंने कभी भी आज तक इतना ज्यादा खाना नहीं देखा। तभी लूफी एक बहुत बड़ा मीट का पीस लेता है और उसे निगलने की कोशिश करता है पर इसका गला चोक करने लगता है। अरे भाई एक सेकंड, यहाँ पर तो सबसे जरूरी चीज है ही नहीं, पानी कहाँ है भाई? और लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच करके पानी
पानी की तलाश में यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम दोबारा से हॉकिंस को देखते हैं। ये लॉ को ही घूरते जा रहा था। मैं जानता था तुम्हारा सामना करना इतना आसान तो नहीं होने वाला हॉकिंस। और अगले ही पल इसके सभी सबॉर्डिनेट्स लॉ पर हमला कर देते हैं, पर लॉ सेकंड्स में ही एक स्लैश अटैक से इन सभी को बीच में से काट देता है और उन्हें सीधा हॉकिंस की तरफ थ्रो कर देता है, जिनसे डॉज करने की हॉकिंस कोशिश करता है। पर तभी लॉ अपनी जगह को स्विच करता है और अपनी स्वॉर्ड सीधा इसके ऊपर चला देता है, पर हॉकिंस भी इसके स्वॉर्ड अटैक को काउंटर कर लेता है और हॉकिंस लॉ को दूर फेंक देता है। वाकई में तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। तुमने पहले ही मेरे सभी लोगों को नॉकआउट कर दिया ताकि मैं इन्हें अपने लिए यूज ना कर पाऊं। वैसे वानों में तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे एलाइज भी यहीं पर हैं। ये सुनकर लॉ परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये बेवकूफ एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में मेरा सामना स्ट्रॉ हैट और उसके दोस्तों से हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात पता नहीं थी, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए आए हो ताकि तुम मेरा मुंह बंद कर सको, है ना? तभी हॉकिंस का ट्रांसपॉन्डर स्नेल रिंग करता है और जैसे ही इसे उठाता है तो इसे एक सबॉर्डिनेट बताता है कि सर होल्डन सामा को नॉकआउट कर दिया गया है और हमने इस बात की खबर जैक सामा को ऑलरेडी दे दी है और जैक सामा बस यहाँ पर आने ही वाले हैं। ये सुनकर लॉ का दिमाग खराब हो जाता है। आखिर किन बेवकूफों से मेरा पाला पड़ गया। इन बेवकूफों ने होल्डन को नॉकआउट कर दिया और अभी खबर जैक तक भी पहुंच चुकी है। तुमने अपने कानों से सुन ही लिया होगा लॉ, सभी को पता चल चुका है और अब तुम्हारे एलाइज पकड़े जाएंगे। और हाँ, रही बात काइडो की, तो वो भी स्ट्रॉ हैट को डिफीट करने यहाँ पर जरूर आएगा और उसे भी अच्छे से मालूम है कि तुम यहाँ पर क्या कांड करने आए हो। ये सुनकर लॉ अपने मन में कहता है कि इन दोनों नमूनों की वजह से हमारा इतना अच्छा प्लान नाकामयाब हो गया। और तभी जोरो उस ट्रेजर शिप के ऊपर सवार होकर तेजी से एंट्रेंस की तरफ ही आगे बढ़ता है। जो भी हमारे सामने है हट जाओ। जरा देखो तो कौन आया, यहाँ पर ऐसे घूम रहा है जैसे इसकी नानी का घर हो। ये शिप रुकती नहीं है और ऑलमोस्ट लॉ को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर हॉकिंस भी हैरान हो जाता है कि कोई बंदा इतना ज्यादा घटिया प्लान कैसे बना सकता है। हॉकिंस इतना ज्यादा शॉक्ड होता है कि इन्हें रोकने के लिए भी नहीं जाता है और लॉ जोरो से कहने लगता है, रोनो रोआ जोरो, एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? और जोरो का कॉलर पकड़ लेता है और जोरो जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर लॉ ने इसका कॉलर पकड़ा हुआ था और इसे देखे जा रहा था कि ये कर क्या रहा है। जोरो की आंखों में किलिंग इंटेंट नजर आने लगता है क्योंकि इसे ये चीज पसंद नहीं आई कि लॉ ने बिना पूछे इसका कॉलर पकड़ लिया। क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है क्या? पर यहाँ पर बेचारे लॉ का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई तुम लोग अपना दिमाग घर पे रख के आए हो क्या? और तुमने अपने नाम का वांटेड पोस्टर छपवाया, पूरे वानों में उसे फैला दिया और जब तुम्हारा इससे भी मन ना भरा तो तुमने अब जैक को भी इनवाइट कर लिया। यहाँ पे पार्टी चल रही है साले। तुमने वादा किया था यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करोगे, तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये एक लंबी कहानी है। ये सुनकर लॉ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहली बात तो तुम यहाँ कुरी में होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो फ्लावर कैपिटल में एक रोनिन बनकर घूमना चाहिए था, तो आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर भाई एक बार शक्ल देखना है जोरो की, लग रहा है ये इसकी बातें सुन रहा है। जोरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई। सिग्मा अपना जोरो ओकीकू इन दोनों को देखती है। लगता है दोनों आपस में चढ़ी बड़ी हैं। क्या तुम दोनों में सब कुछ ठीक है? चुप, यहाँ कुछ ठीक नहीं। मेरे इसमें कोई भी गलती नहीं है, समझा ना? मैं असल में लूफी के साथ जाकर मिल गया और उसके बाद से ही ये सब कुछ शुरू हुआ। ये सुनकर लॉ समझ जाता है कि इन सारी हरकतों के पीछे लूफी का ही हाथ है। ये साला कुत्ता पागल है, दूसरों को भी बिगाड़ देता है। और जैसे ही लॉ एक हेडलाइनर यानी कि स्पीड को यहाँ पर देखता है जिसे ओतामा बहुत प्यार से गाजर खिला रही होती है किसी पालतू जानवर की तरह, ये देखकर लॉ का दिमाग चकराने लगता है कि एक दुश्मन की हेडलाइनर हमारे साथ क्या कर रही है। मैं नहीं जानता, पर शायद लूफी इस बच्चे के साथ इसे भी उठा कर लेकर आ गया। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। लूफी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़े टब में पानी रखा हुआ था। ये बिल्कुल सही रहेगा ओतामा और उसके लोगों के लिए, ये शायद से इनफ होगा। और ऐसा बोलकर लूफी इस टब को उठाने लगता है, पर यहाँ पर मौजूद काइडो के सोल्जर्स कहने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पानी पर नजर डालने की? हाँ, ये हमारे शोगुन के लिए एक ट्रिब्यूट है। पर लूफी कहाँ किसी की सुनने वाला था। इस पूरे टब को उठा लेता है और यहाँ से इसे लेकर 9 तो 11 हो जाता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है और यहाँ पर ओकीकू जोरो को बताती है कि हम बहुत ही जल्द ओकेबुरे टाउन में आने वाले हैं। हाँ, ऐसे तेजी से उस टाउन के अंदर लेकर जा, हम सारे खाने को वहाँ पर खाली कर देंगे। और यहाँ पर ओकेबुरे टाउन में लोगों का हाल भूख से बेहाल होता है। बच्चा यहाँ पर भूख के लिए तड़प रहा होता है। एक बहुत बड़ी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं। और जैसे ही इन विलेजर्स में से एक बंदे की नजर ट्रेजर शिप पर जाती है जो कि तेजी से इन्हीं की ओर आगे बढ़ रही थी, तो इनकी आंखों में एक अलग ही चमक छा जाती है और सभी लोग खुशी के मारे कहते हैं, ये तो ट्रेजर शिप है, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। सभी लोग रोते हुए चारों दिशाओं में इस खबर को फैला देते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेजर शिप आ रही है जो कि पूरी तरह से खाने से लोडेड है और अब लगता है कि हम सभी लोग बच जाएंगे। बच्चे यहाँ पर खुशी के मारे उछलने लगते हैं और दौड़ते हुए आकर ट्रेजर शिप के आगे खड़े हो जाते हैं, जिसके बारे सभी लोग इमीडिएटली खाने पे टूट पड़ते हैं। यहाँ पर इतने समय के बाद इतना फ्रेश और सेफ खाना देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। ओतामा भी सभी से कहने लगती है कि आप लोग जितना मर्जी चाहो उतना खा सकते हो। पर तभी कुछ सोल्जर्स दौड़ते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, ये लेफ्ट ओवर्स नहीं है, अपने गंदे और घटिया हाथ ट्रेजर से दूर रखो, ये तुम सभी के लिए नहीं है। और तुम जैसे कीड़ों को क्या लगता है कि तुम इसके लायक हो? हाँ, लगता है तुम सभी लोग अपनी औकात को भूल चुके हो। कि तभी जोरो और कीकू बीच में आ जाते हैं। तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, तो तुम इन कीड़ों की साइड ले रही हो? हाँ, कोई बात नहीं, इनके साथ साथ अब तुम भी मरने वाली हो। कि तभी लूफी भी उस जायंट से टब को लेकर यहाँ पर आ जाता है और सीधा इस टब को इन तीनों के ऊपर रख देता है। अभी तुम सभी के लिए फ्रेश पानी लेकर आया हूँ, ये पानी बिल्कुल सेफ है। और इन सभी को यकीन नहीं होता कि इनके बीच में कोई एक ऐसा मसीहा बनकर आया है जिसने ना ही इन्हें बस खाने को दिया बल्कि पीने के लिए साफ पानी भी लेकर आया है। सभी लोग इस पानी पर टूट पड़ते हैं और सभी लोग रोते हुए कहते हैं कि कितने साल हो गए हैं, हम लोगों ने इतना सारा साफ पानी एक साथ कभी नहीं देखा था। अभी सभी लोग मेरी बात को गौर से सुनो, मेरा नाम है लूफी तारो और अगर कोई तुमसे किसी चीज के बारे में पूछता है तो बोल देना ये काम लूफी तारो का है। जिस पर सभी लोग लूफी का शुक्रिया अदा करते हैं
हैं। लूफी ओतामा से मिलता है। तुमने ठीक से खाया ना? नहीं भैया, मैं आपका इंतजार कर रही थी। चलिए साथ में कुछ खाते हैं। और तभी लूफी की नजर इतनी देर के बाद ट्रैफलगर लॉ पर जाती है। अरे लॉ भैया, आप यहाँ पर? क्या बात है, कितने दिन बाद मिल रहे हैं? स्ट्रॉ हैट, तुम ये जो कर रहे हो ये लैंड ऑफ वानो के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत है। नहीं, ये कोई बगावत नहीं, और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिसके बाद लूफी अपने पास से एक रेड कलर का एप्पल बाहर निकालता है और उसे ओतामा को दे देता है। ओतामा, तुमने जो मुझे खाना खिलाया था उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। और यहाँ पर कुछ लोग मीट के लिए झगड़ने लगते हैं। मीट किसने कहा भाई? कोई मेरे मीट को हाथ नहीं लगाएगा, हट जाओ। सालों तुम्हारे लिए मैंने फल फ्रूट रखे तो हैं। अरे यार, आखिर मैं इसका क्या करूं? और यहाँ पर बाकुरा टाउन के अंदर होल्डन का घर जलकर राख हो चुका है। चारों तरफ आग लग जाती है और अफरा तफरी का माहौल था। और दूसरी तरफ हॉकिंस, जो कि यहाँ की रिपोर्ट सभी को देता है। हाँ, मैंने जो कहा वो सच है। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट, लूफी, ट्रफलगर लॉ और जोरो तीनों ही मौजूद हैं और मैं अकेले इन तीनों को नहीं संभाल सकता। और यहाँ पर ओकेबोरे टाउन के अंदर लोग इस हद तक कंगाल हो चुके थे कि इन लोगों ने उस शिप तक को नहीं छोड़ा। इस शिप की जो लकड़ियाँ थी उसे भी निकाल लिया था ताकि इनके जरिए से अपने घरों को रिपेयर कर पाएं। और सभी लोग सभी फल सब्जियाँ लेकर अपने घर चले जाते हैं। और ओतामा उस लाल एप्पल को देखकर खुश हो रही होती है कि जैसे पता नहीं इसके हाथ में क्या ही लग गया हो। और जैसे ही इसकी एक बाइट लेती है तो खुशी के मारे झूमने लगती है। ओतामा, तुम्हें अपनी लिमिट्स को इतना लो नहीं रखना चाहिए। मैं इसे तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी बनाने वाला हूँ। जो खाना तुम आज खा रही हो तुम इसे रोज खा पाओगी। ये सुनकर ये शॉक्ड रह जाती है। जब मैं इस कंट्री को छोड़कर जाऊंगा ओतामा, तो मैं इस जगह को ऐसा बना दूंगा कि तुम जितना मर्जी चाहो उतना खा सकती हो। और ओतामा लूफी की इस बात को सुनकर शॉक्ड रह जाती है और इसे एस की वही बात याद आती है जहाँ पर एस ने जाने से पहले कहा था कि ओतामा तुम चिंता मत करो, जब मैं इस कंट्री में दोबारा से वापस आऊंगा तो मैं इस जगह को ऐसा बना दूंगा कि तुम जितना मर्जी चाहो उतना खा सकती हो। और एस के चेहरे पर भी सेम सीरियस लुक था। और आज लूफी वो दूसरा इंसान है जिसने की सेम बात ओतामा से कही है। और ओतामा को अभी भी आइडिया नहीं है कि लूफी और एस दोनों भाई भाई हैं। जिसके बाद ओतामा इमोशनल हो जाती है। ओतामा, क्या हुआ, रोकी रही हो? क्या तुम खुश नहीं? नहीं भैया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और तभी जोरो कहता है कि लूफी, तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत को दावत नहीं देनी चाहिए थी। अब सभी लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ यार, वैसे हमें ऐसी मुसीबत को दावत नहीं देनी चाहिए, बल्कि उस दावत को खुद उड़ाना चाहिए, है ना? जिस पर लॉ भड़क जाता है। साले, यहाँ पर सिर्फ तू ही है जो कि सबके लिए मुसीबतें पैदा करता है। पर अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सभी के सभी यहाँ पर पकड़े जाएंगे। जिसके बाद लॉ लूफी से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हम सभी लोग उस माउंटेन टॉप पर मौजूद ओडिन के उस पुराने कैसल की तरफ जाएंगे। ये सुनकर ओकीको शॉक्ड रह जाती है और सीरियस लुक के साथ इनकी तरफ देखती है। जिसके बाद लूफी ओतामा को हॉर्सेलिना के साथ अलविदा कहता है और कहता है कि इसे सेफली अपने घर तक ले जाना। और हॉर्सेलिना कहती है कि मेरा नाम स्पीड है और तुम मुझे हॉर्सेलिना नहीं कह सकते हो। वैसे भी मैं बीस्ट पायरेट्स की हेडलाइनर हूँ, तो मुझे तुमसे ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ओतामा चान मेरी मास्टर है, तो मैं उनकी रक्षा करके रहूंगी। और लॉ हैरान हो जाता है कि एक हेडलाइनर जो कि बीस्ट पायरेट्स की है, वो एक छोटी सी बच्ची की बात कैसे मान सकती है। बड़े भैया, मैं उस रेड बीन सूप और इस एप्पल का टेस्ट जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और ओतामा और सेलिना के साथ सीधा आमिकासा विलेज की तरफ रवाना हो जाती है। और यहाँ पर लूफी जब जोरो के साथ यहाँ से जाने वाला होता है, तभी बाकी के बच्चे यहाँ पर आकर लूफी का शुक्रिया अदा करते हैं और इमोशनल होकर कहते हैं कि लूफी तारो सर, आपकी वजह से जो खाना आज हमने खाया हम उसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे। और शुक्रिया हमें इतना सारा खाना देने के लिए। बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और लूफी भी इनका रिएक्शन देखकर हैरान हो जाता है कि भाई कोई खाने के लिए इतना ज्यादा शुक्रिया अदा कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं लूफी को समझ में आ रहा था कि यहाँ के लोगों के लिए खाने का एक कतरा भी कितना ज्यादा मायने रखता है। तो ठीक है भाई, मैं जाता हूँ, अलविदा। और सभी विलेजर्स इन सभी को अलविदा कहते हैं और लॉ का दिमाग खराब हो रहा होता है। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देता हूँ लूफी, हम पायरेट्स को इतने अच्छे खाम शोभा नहीं देते। अरे यार, मुझसे तो ये सब कुछ देखा भी नहीं जा रहा। लगता है आज हमने बहुत अच्छे कर्म कर दिए हैं। वैसे लूफी, तुमने बेसिकली उसे चुराया है। और लॉ ओकीको को देखकर कहता है कि ये हमारे साथ क्यों आ रही है। दरअसल मैं इस कैसल को बहुत सालों से देखना चाहती थी, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। और प्लीज चिंता मत कीजिए, एक बार मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ तो उसके बाद मैं अपने आप वहाँ से घर चली जाऊंगी। मैं आप सभी को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। कैसे ले जाना ठीक होगा क्या? ओकीको काफी बढ़िया लड़की है और काफी खूबसूरत भी है। लॉ, तू तो शादी कर ले इससे। नहीं नहीं, ये हमसे पक्का कुछ छिपा रही है। क्या मतलब है जोरो? छोड़, तू तो पागल है। वैसे लॉ भाई, एक बात तो बताओ, आखिर हम लोग उस कैसल में क्यों जा रहे हैं? जिस पर लॉ बताता है कि असल में वो एक कैसल नहीं है। तभी ओकीको अपने मन में कहती है कि आखिर ये लोग उस जगह पर क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा है, तो आखिर इन लोगों का मकसद क्या है? लूफी और जोरो तो काफी अच्छे इंसान लग रहे हैं, पर मुझे इस टोपी वाले से चौकन्ना रहना होगा। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। कि तभी लॉ यहाँ पर बताता है कि जब हम लोग तुमसे अलग हो गए थे तब हमने एक प्लान तैयार किया और उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस ले रहे हैं। और जब तुम उस कैसल पर जाओगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पर उससे पहले हमें लैंड ऑफ वानो के जो गोस्ट्स हैं उनसे मिलना होगा। और भूत का नाम सुनकर लूफी सोच में पड़ जाता है। क्या भाई भूत? हाँ लूफी, तुम जब उनसे मिलोगे सब कुछ समझ जाओगे। हाँ, जब मैं यहाँ पर पहुँचा था और मैंने देखा तो मैं भी पूरी तरह से दंग रह गया था। और लॉ बताता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा। इसके बाद हम कुछ ग्रेव्स को देखते हैं और इन ग्रेव्स के ऊपर जो नाम होते हैं किनेमोन, राइजो, कांजिरो, मोमोनोसुके और बाकी सभी के नाम होते हैं। और लॉ लूफी से कहता है कि वहाँ पर जाकर तुम्हें उस सच्चाई के बारे में पता चलेगा, जिसे सुनकर तुम पूरी तरह से हिल जाओगे लूफी। और हम उस छोटे से ग्रेवयार्ड में कुजोकी ओडिन की ग्रेव को भी देखते हैं और भूतों का नाम सुनते ही लूफी के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है। और जोरो और लॉ को तंग करते हुए कहता है कि भाई बताओ मुझे, आखिर इन भूतों से तुम्हारा क्या मतलब है और मुझे वहाँ पर जाकर ऐसा क्या पता चलने वाला है? जिस पर लॉ और जोरो दोनों कहते हैं, जब वहाँ पर जाओगे तो खुद जान जाओगे। अब हमारा दिमाग चाटना बंद करो। जैसे ही हम उस पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाएंगे तो
उसके बाद हमें चलकर जाना होगा। अभी सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर एक पावरफुल एनिमी डिटेक्ट हो जाता है और लूफी, जोरो और लॉ तीनों ही अलर्ट हो जाते हैं और झाड़ियों के अंदर हम लाल चमकती हुई आंखों को देखते हैं, जिसे देखकर जोरो भी हैरान हो जाता है। ये ताकतवर है। मुझे लगता है ये ओरोची का कोई असैसिन होगा। लूफी, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसका काम निपटाने के बाद तुम लोगों से मिलूंगा। ठीक है जोरो। अब जोरो उतर जाता है और इसके सामने वही क्रिएचर आ जाता है जिसके आसपास हम ब्लैक शैडोज को देखते हैं। अब जोरो इसके सामने खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को बहुत अच्छे से हाइड कर सकते हो क्या? मैं तुम्हारे अंदर से जो खून की प्यास है ना, उसे स्मेल कर सकता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ तुम खून के कितने ज्यादा प्यासे हो। जोरो अपनी दोनों तलवारों को बाहर निकालता है और इस टाइगर जैसे बड़े से क्रीचर की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम फ्लावर कैपिटल में देखते हैं और हम यहाँ पर एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टीचर बच्चों से कहती है, तो बच्चों, आज हम लोग इस लैंड ऑफ वानो की हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। कि तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन इस बात को सुन लेता है और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और इनकी टीचर बच्चों से कहती है, तो मुझे कौन बताएगा कि सास्की का मतलब क्या होता है? सास के उचीहा कहाँ से आ गया भाई इसमें? तभी एक बच्चा खड़ा होता है मैम, इसका मतलब होता है कि किसी कंट्री के सारे दरवाजों को बंद कर देना ताकि इसकी पीस मेंटेन रहे। और दूसरा बच्चा भी कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि हमें दूसरी कंट्रीज के बुरे लोगों को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारे शोगुन ओरोची ने कहा था कि बाहर की दुनिया हमारे लैंड ऑफ वानो से बहुत सारी चीजें चाहते हैं जो कि हम उन्हें नहीं दे सकते। वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। और इस ओल्ड मैन को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और टीचर इनके जवाब सुनकर इन्हें और ज्यादा बढ़ावा देती है और बोलती है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज से कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ बेवकूफ लोग हुआ करते थे जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, जिस पर सभी बच्चे भड़कने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ मैम, ये वही स्टूपिड ओडिन और आकाज़ानाइन थे। तब ये टीचर अपने गले को स्ट्रेच करती है। आखिर तुमने इसका जवाब क्यों दिया? हाँ, आकाज़ानाइन वो नाम है जिसे मैं कभी भी नहीं सुनना चाहती। चलो छोड़ो, वैसे भी 20 साल हो चुके हैं। जिसके बाद टीचर सभी से सवाल करती है कि क्या तुम लोग बता सकते हो कि आखिर वो हीरो कौन था जिसने इन सभी बेवकूफों को सबक सिखाया? जिस पर सभी बच्चे चिल्लाकर जवाब देते हैं कि वो हमारे शोगुन कोरोजुमी ओरोची हैं। ये सभी बच्चे ओरोची को हीरो मान रहे थे और उनके जो असली राजा यानी कि जो ओडिन है उन्हें बुरा भला कह रहे थे। ये सुनकर इस बाहर खड़े ओल्ड मैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इन बच्चों के लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। इन्हें असली हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं। इन सभी को बस ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि कभी भी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश भी ना करें। और ये सभी बच्चे कहते हैं कि आज से 20 साल पहले हमारे शोगुन ओरोची ने उन सभी को बहुत अच्छा सबक सिखाया था। और इस टीचर की बुक के अंदर हम किनेमोन की फोटो को देखते हैं और बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, 20 साल पहले वो सभी बुरे लोग मारे जा चुके हैं। जिसके बाद हमारी लैंड ऑफ वानो एक बहुत ही शांत और खुशहाल कंट्री बन चुकी है और हम पूरी कंट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर 20 सालों में इन सभी लोगों ने वानो कंट्री का क्या हाल किया है वो सभी कुछ दिखाया जाता है। बिल्कुल इंडिया जैसी हालत कर दी है और इन सभी ने पूरे इतिहास को ही बदलने की कोशिश की है। पर जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है वो लोग कभी नहीं भूल सकते कि आखिर 20 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कैपिटल के अंदर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम है कियोशिरो, जिसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है और ये बंदा ओरोची के अगेंस्ट ही बोलने लगता है। हमारा शोगुन ओरोची, हाँ, वो तो एक नंबर का निठल्ला नाकामयाब इंसान है। जिस पर इसका सर्वेंट कहने लगता है कि मास्टर, आपको थोड़ा सा धीरे कहना चाहिए, कहीं कोई सुन ना ले। अगर किसी ने सुन भी लिया तो क्या? हाँ, मैंने जो भी कहा वो सब कुछ सच था। और ये असल में कोरोजुमी क्लैन का मनी चेंजर है और साथ ही एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट नाम की एक जगह है जिसे ये चलाता है और कैपिटल में इसकी एक बहुत ही खास पहचान भी है। और यहाँ पर हम रॉबिन को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर डांस कर रही होती है और इसकी बातें सुनकर अपने मन में कहती है, लगता है इसे ओरोची के बारे में काफी कुछ मालूम है। हो सकता है मैं इससे कुछ जानकारी भी निकाल पाऊँ। जिसके बाद कियोशिरो कहने लगता है, 20 साल पहले उस ओडिन की वाइफ ने उसे एक जलते हुए कैसल के सामने ये सारी बातें कही थी कि तुम लोग वो चांद हो जो कि सुबह क्या होती है उससे पूरी तरह से अनजान हो। तुम सभी का मकसद पूरा हो सकता है और आज से ठीक 20 सालों के बाद वो रात आएगी जिस दिन 9 परछाइयों को देखा जाएगा। और कियोशिरो पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि ओडिन की वाइफ ने मरते वक्त ये सारी बातें कही थी, पर हमारा ये बेवकूफ शोगुन, ये बेवकूफ गधा आज भी उन बातों को लेकर बैठा है। इसे ऐसा लग रहा है कि वो 9 के 9 आकाज़ा वापस आएंगे। तब यहाँ पर ही सर्वेंट पूछने लगता है, उस मास्टर जी, आखिर ओरोची समो इतना ज्यादा इस बात पर विश्वास क्यों करते हैं? जिस पर ये बताता है कि असल में ओरोची को ये लगता है कि ओडिन की वाइफ ने उसे एक कर्ज दिया है कि 20 साल बाद एक ऐसी रात आएगी जिस रात वो सभी लोग जो कि मारे जा चुके हैं वो अपना बदला लेने के लिए आएंगे भूत बनके और ओरोची को जान से मार देंगे। पर यहाँ पर वो 9 परछाइयां यानी कि वो 9 सैमुराइज जिन्हें ओरोची ने मार दिया है वो सभी लोग ही यहाँ पर वापस आके अपना बदला लेंगे, ऐसा हमारे शोगुन को लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग ओरोची को जान से मारने के बाद लैंड ऑफ वानो की जो बॉर्डर्स है उसे भी खोल देंगे। और आज वही 20वां साल है जिसकी वजह से शोगुन ओरोची इतना ज्यादा डर में जी रहा है। और ऐसा बोलकर इसी पागल कुत्ते की तरह हंसने लगता है और कहता है कि शोगुन ओरोची पागल हो चुका है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो मरे हुए लोग वापस आएंगे, लेकिन हाँ, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। पर अफसोस की बात है कि 20 साल पहले ही हमने उन सभी को उस कैसल के साथ ही जिंदा जला दिया था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। हम उसी कैसल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से जल जाता है और हम वापस से प्रेजेंट में ओडिन के कैसल को देखते हैं जो कि इस वक्त पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और लूफी और सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। भाई क्या ये दिखने में कोई कैसल तो नहीं लग रहा? हाँ, ये कोई कैसल नहीं बल्कि ये बस उसके अवशेष हैं। ये सभी लोग कैसल के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही ओकीको की नजर इस कैसल पर जाती है तो इसे 20 साल पहले की वो सभी मेमोरीज याद आ जाती हैं और इमोशनल हो जाती है और यहाँ से भागकर वापस जाने लगती है। भाई क्या हो गया तुम्हें? यार एक सेकंड, जोरो भी अभी तक वापस नहीं आया, ये भी वापस मुड़ गई, ये चल क्या रहा है? जिसके बाद हम वापस से जोरो को देखते हैं जहाँ पर जोरो अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी होता है जो कि अपने मुंह से तलवार चलाना जानता है। अब लॉ और लूफी ये दोनों ही उस कैसल
कैसल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और लूफी इस जगह को देख कर कहता है कि ये जगह इतनी ज्यादा क्रीपी क्यों है। लॉ बताता है कि 20 साल पहले इस जगह को अबेंडन कर दिया गया था। ये सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि यहाँ पर हम कुछ ग्रेव्स को देखते हैं जिन पर लूफी की नजर जाती है और जैसे ही इनके पास जाता है तो पहला नाम पढ़ते ही ये शॉक्ड रह जाता है जिस पर लिखा होता है ग्रेव ऑफ कोजुकी ओडिन। जरा बाकी की ग्रेव्स पर भी नजर डालो। अब लूफी दूसरी ग्रेव को पढ़ता है जिस पर लिखा था मोमोनोसुके। ये सुनकर लूफी शॉक्ड हो जाता है। मोमोनोसुके, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये उसी बच्चे का नाम है जिसे तुम जानते हो। ये सुनकर लूफी हक्का बक्का रह जाता है। अबे साले लॉ, तेरा दिमाग खराब हो गया। बोल क्या रहा है ये? मोमो, हमारा मोमो, स्प्रिंग रोल मोमोज, वो कैसे हो सकता है भाई? जरा बाकी के नामों को भी देखो। और लूफी जैसे जैसे नामों को पढ़ता है इसके पसीने छूटने लगते हैं और जब बाकी की ग्रेव्स को देखता है जिसमें राइजो, कांजिरो और किनेमोन के नाम लिखे हुए थे तो लूफी को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो आखिर इनकी ग्रेव्स यहाँ पर क्यों बनी हुई हैं? तभी लॉ अपना चेहरा नीचे कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं किनेमोन या बाकी किसी से नहीं मिला। अब ये मत कहना लॉ, क्या वो सभी मारे जा चुके? जिसके बाद लूफी एक एक को याद करते हुए लॉ से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग नहीं मर सकते। मुझे तो लगा था कि किनेमोन तुम्हारे साथ यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा है। वो फिलहाल के लिए यहाँ से जा चुका है। ये क्या कह रहे हो लॉ? जा चुका है? कहाँ जा चुका है? हो सकता है कि वो रात में आ जाए क्योंकि पिछली रात भी वो आया था। ये सुनकर लूफी इमेजिन करने लगता है कि किनेमोन अपनी ग्रेव से भूत बनकर बाहर निकल रहा है और लूफी लॉ का कॉलर पकड़ देता है। ये क्या कह रहे हो तुम? सुनने में लग रहा है कि वो सभी के सभी भूत हैं। लॉ भाई, मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है ना? पहले ही मैंने सुबह से BGMI नहीं खेली है आज, और इन ग्रेव्स का क्या चक्कर है? मुझे सारी बात बताओ, जल्दी अपना मुंह खोल। अब लॉ इससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये सारी बातें बतानी चाहिए लूफी, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें कोई और बताएगा। और तभी इनके पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है और जहाँ पर ओडिन कैसल के अवशेष पड़े हुए थे वहाँ पर किसी के गुर्राने की आवाज आती है और दो लाल आंखें लूफी और लॉ को दिखाई देती हैं, जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है। दिखने में किसी भूत के जैसा लग रहा था और इसे देखकर लूफी भी शॉक्ड रह जाता है और जोर से चिल्लाता है कि तभी इसके सामने किनेमोन बहुत अधमरी सी शक्ल में खड़ा होता है। किनेमोन, फाइनली भाई तुमसे मिल गया, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जिस पर किनेमोन कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपको पिकअप करने नहीं आ पाया। दरअसल मेरा पेट खराब है पर आपको यहाँ पर सही सलामत देखकर मुझे खुशी हुई। आजकल तो मैं पूरा समय वॉशरूम में ही बिताता हूँ पर आज थोड़ा बेटर लग रहा है। अब लूफी लॉ पर भड़क जाता है। साले लॉ के बच्चे, ये लोग तो जिंदा हैं, तो वो ग्रेव्स क्या थी? मैंने तो ये कहा था कि असल में यह रात बाथरूम से एक बार बाहर निकलता है। तेरी ऐसी की तैसी, मेरे से मजाक करता है? तूने मुझे मिसलीड किया। तभी ओकीको दौड़ते हुए यहाँ पर आती है और किनेमोन को जोर से हक कर लेती है और बोलती है कि किनेमोन सान, मैं आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने सही सलामत खड़े हुए हैं, पर आपने बहुत ही ज्यादा गलत किया। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप यहाँ पर आ चुके हो। चलो ये सब छोड़िए, ये बताइए कि मोमो ठीक है? लगता है दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं, मुझे तो लगता है किनेमोन की बंदी है। पर किनेमोन ओकीको से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम लूफी के ग्रुप के साथ क्या कर रही हो? क्या आप इसे जानते हैं? अरे यार, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओकीको, ये नमूना साजिश से तुम अभी देख पा रही हो, ये दरअसल में हमारे एलाइज हैं जो कि ओरोची और काइडो दोनों को हराने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। ये हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज हैं जिनका नाम लूफी और सर लॉ है। कि तभी मोमो भी यहाँ पर दौड़ते हुए आ जाता है। लूफी भैया फाइनली आ गई। और लूफी भी मोमो को देखकर खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। जब आप यहाँ पर नहीं थे तो आपकी गैर मौजूदगी में मैंने थोड़ी तलवारबाजी भी सीखी। ओकीको भी इसके पास आती है। मोमोनोसुके सामा, क्या आप ठीक हैं? आपसे मिले काफी समय हो गया है। अरे हाँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। भाई मोमो, एक बात तो बताओ यार, तुम्हारे साथ ड्यूक डॉग स्टॉर्म भी यहाँ पर है क्या? क्या कहा तुमने? मोमो, आखिर तुम हमारे मोमोनोसुके सामा को ऐसे कैसे बोल सकते हो? इनके साथ इज्जत से पेश आओ। जिस पर मोमो इसे हाथ दिखाता है और बोलता है कि ओकीको ये ठीक है, इतना चलता है भाई, हम चड़ी बड़ी हैं। और मोमो लूफी को बताता है कि ड्यूक डॉग स्टॉर्म भी यहाँ पर आ चुका है और वो बिल्कुल सही सलामत है। तो ठीक है, अब बस वो लोग ही बचे हैं। और यहाँ पर लूफी कैट वाइपर और मार्को की बात कर रहा है। तब यहाँ पर नामी, चॉपर, ब्रूक, सांजी, इनका ग्रुप भी आ जाता है और बेचारे चल चल कर थक चुके थे। और जैसे ही सांजी लूफी को देखता है तो इसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फाइनली लूफी, तुम यहाँ पर आ ही गए। हाँ, तभी चॉपर और कैरेट भी लूफी को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि बेचारा लूफी अकेला सनी के साथ उस पानी वाले बवंडर में फंस चुका था। चॉपर लूफी से जाकर चिपक जाता है। लूफी, तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही कूल लग रही है। हाँ वो तो है चॉपर, पर एक बात तो बताओ भाई, तुम कहाँ फंस गए थे? जिस पर सांजी भड़क जाता है। साले पागल लूफी, हम तुझे ढूंढ रहे थे, यहाँ तक कि हम समुद्र की गहराई में जाकर भी तुम्हें ढूंढ रहे थे कि साले तू कहाँ पर है, कहीं मरमुरा तो नहीं गया था। और नामी बताती है कि शुक्र है कि तुम्हारा वीवर कार्ड हमारे पास था, जिस वजह से हमें पता चल गया कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो और हमें बस तुम्हें ढूंढना होगा। और तभी मोमो नामी को देखते साथ ही अपनी ठरक दिखाना शुरू कर देता है। यार बहुत गंदा है यार मोमो यार। ये ठरकी मोमो नामी के मोमो के साथ चिपक जाता है। साले तू सुधरेगा नहीं ना, हट जा मोमो, हट जा। और तभी जैसे ही सांजी की नजर ओकीको पर जाती है तो इस पर लट्टू हो जाता है। भैया हर लड़की पे लट्टू हो जाता है। सांजी, सुनिए क्या हाल है, कितने सुंदर हो आप, आपका नाम क्या है? क्या आपका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा क्या? चलो इंस्टाग्राम आईडी ही दे दो। और यहाँ पर ब्रूक मोमो को खींचता है। साले हट जा, तू बच्चा कहलाने के लायक नहीं, साला फायदा उठाता है बस अपनी छोटी हाइट का। ब्रूक भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? जेलस क्यों हो रहा है? हट जा। अब ये सारा नजारा देखकर ओकीको हैरान हो जाती है कि मोमो इतना ज्यादा ठरकी है। जस्ट किडिंग गाइस, ये इतना ज्यादा खुश है इन सभी के साथ। और किनेमोन भी बहुत प्राउडली अपने मन में कहता है कि हाँ, ये सभी लोग लूफी के ही दोस्त हैं, ये सभी लोग वो लोग हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। ओकीको इमोशनल हो जाती है जब ये मोमो को नामी के मोमो में इतना ज्यादा खुश देखती है। मोमोनोसुके सामा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको इतने अच्छे दोस्त मिले हैं जिनके साथ रहकर आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पर लॉ के सबऑर्डिनेट्स आर्ट पायरेट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और लॉ इनसे बैबो के बारे में पूछता है और ये बताते हैं कि बॉस दरअसल अभी वो झाड़ियों में थोड़ा बिजी है। क्या कर रहा है भाई ये? अच्छा शायद सुसु
कर रहा होगा। अब लॉ लूफी से कहता है तो ठीक है स्ट्रॉ हैट, अब जब सभी लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं। और लॉ बताता है कि असल में हमने फार्म में से कुछ खाने को भी चुराया है जो कि हमारे काम आएगा। अच्छा, तो वो चोर असल में तू था जिसके बारे में बलून बात कर रहा था। अब कुछ समय के बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। पर एक सेकंड गाइस, ये ब्रूक और चॉपर को क्या हो गया? अब इसके बाद किनेमॉन बताता है कि आज से ये जो कैसल तुम देख रहे हो जो कि पूरी तरह से खंडर बन चुका है, अब से ये हमारा हेडक्वार्टर होगा। अब लूफी और बाकी सभी लोग इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और जैसे ही ब्रूक सामने की तरफ बढ़ता है तो बेचारे का सर एक बड़े से पिलर के साथ जाकर टकरा जाता है। चॉपर भी मुंह के बल गिर जाता है और कैरेट भी जिस जगह पर बैठती है वो जगह ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक पिलर का बड़ा सा टुकड़ा चॉपर के सर पर आकर गिरता है। और ये सारी चीजें देखकर लूफी हंसने लग जाता है। भाई कितनी बेकार जगह है ये इसके जितनी बेकार जगह नहीं देखी मैंने आज तक कभी। मैं माफी चाहता हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और तभी उन ग्रेव्स की तरफ मुड़ता है और लूफी और लॉ से कहता है कि आप दोनों का यहाँ पर वानों में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये चीज मैं दिल से कह रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं यार। तभी किनेमॉन सीरियस हो जाता है और सभी से कहता है कि दोस्तों मुझे माफ कर देना। मोमो की आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ ऐसा है जो कि मैंने आप सभी से छुपाया है। यार तुम्हारे कितने सीक्रेट्स हैं, खत्म ही नहीं होते। मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ, अब मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अब हम लोग कोई अजनबी नहीं रहे। हाँ लूफी ने सही कहा, तुम हमें सब कुछ बता सकते हो। मुझे माफ करना, पर जो चीज मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ आपको उस पर यकीन नहीं होगा। अब बस भी कर किनेमॉन, जो भी है बता दे भाई, इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दरअसल मैं, मोमो, कांचिरो, राइजो, हम सभी लोग पास्ट से यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है किनेमॉन कि तुम पास्ट से आए हो? सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और हम किनेमॉन और इन बाकी सभी की ग्रेव्स को देखते हैं और किनेमॉन सीरियस होकर कहता है पास्ट से मेरा ये मतलब है कि हम 520 साल पहले के लैंड ऑफ वानो से यहाँ पर आए हैं। हम सभी ने 20 सालों का टाइम ट्रेवल किया है। और ये सुनकर लूफी हैरान हो जाता है। किनेमॉन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। चॉपर भी पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे? और 20 साल तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। कैरेट भी गिनती करने लगती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है? भाई किनेमॉन ये बोल क्या रहा है? मैंने जो कुछ भी कहा वो वर्ड टू वर्ड सारी बातें सच है और लैंड ऑफ वानो का सबसे बड़ा सच है। आज जिस जगह पर हम सभी लोग अभी मौजूद हैं इसे ओडिन कैसल कहा जाता था जो कि यहाँ पर 20 साल पहले मौजूद था और इसे कूरी कैसल के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल कूरी के जो लोग थे वो हमारे ओडिन सामा को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसी वजह से इस कैसल का नाम ओडिन कैसल रखा गया। एक सेकंड, ये ओडिन वही है ना, मोमो का बापू? हाँ लूफी। लॉर्ड ओडिन बहुत ही ज्यादा दयालु पर्सन हुआ करते थे, उन्हें किसी भी चीज का कोई डर नहीं था और वो जोकी सुकियाका सामा के बेटे हैं जो कि उस टाइम लैंड ऑफ वानो के शोगुन हुआ करते थे। हालांकि एक शोगुन के बेटे होने के बावजूद उन्हें किसी भी जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं था। वो बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह थे और आए दिन वानो कंट्री के अंदर उनका कोई ना कोई लफड़ा तो चलता ही रहता था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा मशहूर भी थे। और कोजुकी ओडिन की बैक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद किनेमॉन बताता है कि उनके इसी रवैये के चलते उन्हें फ्लावर कैपिटल से निकाल दिया गया। यहाँ निकाल दिया? हाँ, यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। हमारे ओडिन सामा को किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। वो तो वैसे भी फ्लावर कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे। उसके बाद ओडिन लैंड ऑफ वानो के उसी एरिया में पहुंचा जिसे कि लॉलेस एरिया कहा जाता है, जहाँ पर हर तरफ बस मार काट चलती है और लोग जरा जरा सी चीजों के लिए आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को जान से मार दिया करते थे। और यहाँ पर लैंड ऑफ वानो का जो कानून है वो भी काम नहीं करता था और इस इलाके में सभी लोग ग्रुप्स बनाकर रहते थे जिन्हें कैपिटल से निकाल दिया गया था या फिर जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं। और ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी कि उस समय की जो रॉयल फैमिली थी यानी कि कोजुकी फैमिली, उन सभी ने भी उम्मीद को छोड़ दिया था कि इस जगह का कुछ हो सकता है। और ये था उस समय का कूरी जिसे कि लॉलेस एरिया कहा जाता था। ओडिन यहाँ पर आ जाता है और इन सभी को लड़ते हुए देख कर कहता है कि अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। अभी सभी लोग ओडिन पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। पर ओडिन इन सभी को निपटा के रख देता है। लेकिन तभी कूरी का जो सबसे ज्यादा डेंजरस आदमी है वो मैदान में आ जाता है जिसका नाम था आशिरातोजी। इन दोनों में कमाल का क्लैश होता है पर एट द एंड ओडिन सामा इस मोटे पहलवान को हरा देते हैं, जिसके बाद कूरी के तब के जितने भी गुंडे बदमाश थे ये सभी लोग लॉर्ड ओडिन के सामने सरेंडर कर देते हैं और अपना सर इन सभी के आगे झुका लेते हैं। और लॉर्ड ओडिन यहीं पर नहीं रुका। ओडिन ने इन सभी बदमाशों को खेती बाड़ी करना सिखाया ताकि ये सभी लोग लूट पाट छोड़कर अपनी मेहनत की कमाई करें और यहाँ पर सुकून से रहें। और तब से ही ओडिन सामा ने ठान लिया कि वो इस कूरी टाउन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, जिसके बाद उन्होंने इस टाउन को बसाया, यहाँ पर घर बनाया और साथ ही में पैराडाइज फार्म को भी उन्हीं ने बनाया था ताकि यहाँ के हर एक लोगों को फ्रेश खाना मिल सके। जिसके बाद से कूरी पूरी तरह से बदल गया और कूरी टाउन लैंड ऑफ वानो में पूरी तरह से फेमस भी हो गया, जहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा खुशहाल और मेहनती हुआ करते थे। और क्योंकि लॉर्ड ओडिन ने ही कूरी को इतना ज्यादा बदल दिया तो उन्हें फाइनली कूरी के दाइमियों का भी टाइटल मिल गया और तब से ही दाइमियों ऑफ द कूरी कहलाने लगे। और ओडिन सामा ने ये सब कुछ अपनी 20 साल की उम्र में किया। ओडिन ने यहाँ पर नदियाँ भी बनाई, एक ऐसी नदी जो कि लैंड ऑफ वानो के जितने भी अदर रीजन्स हैं वहाँ पर बहती है और उसके ऊपर ओडिन सामा ने ब्रिजेस को भी बनाया, जिस वजह से वानो के सारे इलाके आपस में कनेक्टेड हो गए। और कूरी के सभी लोग ओडिन सामा को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, यहाँ तक कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी कैसल में ही रहा करते थे। पर उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि इतने सारे लोग इनके आसपास रहें। और दूसरी तरफ ड्यूक डॉगस्टॉर्म ये समुद्र के किनारे पर मौजूद होता है और बोलता है कि दिन कितनी जल्दी बीत चुके हैं। और हाँ, मुझे अच्छे से याद है ये वही बीच था जहाँ पर मैं और कैट वाइपर बहकर यहाँ पर आ गए थे और सभी लोग इन्हें देख कर कहा करते थे कि ये बोलने वाले कुत्ते और बिल्ली हैं। और सभी लोग इनसे काफी ज्यादा डरे हुए भी थे। पर इनके जो ओडिन सामा है वो काफी ज्यादा डिफरेंट थे। और हम वापस से एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर छोटे छोटे ड्यूक डॉगस्टॉर्म और कैट वाइपर इन दोनों को लोगों ने बांध कर रखा
रखा हुआ था और इन्हें बहुत ज्यादा मारा भी जाता है, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब हो गई थी। और तभी ओडिन यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने इन्हें बांध कर क्यों रखा हुआ है, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर कोई तुमसे अलग है तो इसमें डरने जैसा क्या है, तुम सभी को शर्म आनी चाहिए। जिस पर सभी लोग ओडिन से माफी मांगते हैं और कैट और ड्यूक के पास जाकर ओडिन स्माइल करता है और बोलता है कि अब तुम लोग सुरक्षित हो। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। ड्यूक इस सीन को याद करके इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि वाकई ही में वो हमारे सेवियर थे, लैंड ऑफ वानो का वो सैमुराई जिसे कि रॉजर और व्हाइट बियर्ड दोनों ही एडमायर करते थे, वो कोई और नहीं हमारे ओडिन सामा है, इस वानो कंट्री के सच्चे हीरो। और यहाँ पर किनेमोन भी कहता है कि वो एक सच्चे वॉरियर थे, उन्होंने पूरी तरीके से कुरी को बदल दिया, जिस वजह से कुरी आज तक फेमस है। पर तभी किनेमोन गुस्से में आ जाता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ किनेमोन, पर देखो तो आज उसी कुरी की हालत क्या हो गई है, सिर्फ काइडो और उस ओरोची की वजह से। मोमो भी अपने फादर को याद करता है और जो भी इस कंट्री के साथ हुआ है उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। और ये सब कुछ तब बदल जाता है जब ओडिन सामा के अगेंस्ट काइडो और ओरोची हाथ मिला लेते हैं और इनका प्लान कामयाब हो गया। वानो कंट्री के टुकड़े टुकड़े हो गए और हमारे ओडिन सामा को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। ये सुनकर लूफी भी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम जोरो को देखते हैं। जोरो ने इस टाइगर को नॉकआउट कर दिया था और वापस जाने लगता है, पर जैसा कि हम जानते ही हैं कि इसका जीपीएस खराब है तो रास्ता भटक जाता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर काफी सारी शिप्स मौजूद होती हैं और ये सारी शिप्स किसी दूसरे इलाके में जा रही थी। और भाई जोरो को घूमना कितना ज्यादा पसंद है इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। जोरो भी इनके साथ गेड़े रूट पर चला जाता है और यहाँ पर किनेमोन और मोमो रोना बंद ही नहीं कर रहे होते हैं। किनेमोन, आगे क्या हुआ? ओडिन के साथ आगे क्या हुआ? ओडिन सामा फ्लावर कैपिटल के अंदर एक क्रिमिनल की मौत मारे गए। ये सुनकर लूफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? और गुस्से में एक मुक्का मारकर यहाँ की एक पिलर को तोड़ देता है और किनेमोन के पास जाकर कहता है कि तुम जरूर मजाक कर रहे हो, है ना किनेमोन? इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान ओरोची कैसे हो सकता है? चॉपर, कैरेट, ब्रूक, सांजी नामी किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसे इंसान के साथ कोई ऐसा कर सकता है। हमारे ओडिन सामा एक बहुत ही भयानक मौत मारे गए आज से 20 साल पहले, पर हम चारों के लिए ये बस कुछ ही महीनों की बात है क्योंकि हम पास्ट से आए हैं और उनकी मौत का वो नजारा आज भी हमारी नजरों के सामने है, भले ही उस चीज को 20 साल हो चुके हों। और किनेमोन रोते हुए कहता है कि उनके जो आखिरी वर्ड्स थे वो अभी भी मेरे कानों में चुभते हैं। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, तुम लोग इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी सरवाइव कर गए और वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए, ये सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। तब हम सभी लोग बहुत ज्यादा मजबूर थे, हमारे पास कोई एलाई नहीं था, इसी वजह से हम लोग किसी तरह से बस अपनी जान छुड़ाकर भागे सच्चे और ताकतवर एलाइज की तलाश में। और ओडिन सामा को पीछे छोड़कर हम सबसे पहले कुरी कैसल की तरफ आगे बढ़े क्योंकि हमें लॉर्ड मोमोनोसुके को भी बचाना था। पर हमारे रास्ते में कैट वाइपर और ड्यूक डॉगस्टॉर्म दोनों को लोगों ने घेर लिया था और हमें आगे भेजने के लिए इन दोनों ने खुद का सेक्रीफाइस कर दिया और ओरोची के लोगों ने ड्यूक और कैट को दबोच लिया था। पर हम सभी ने ठान लिया था कि हमें यहाँ पर अगर अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी हम देंगे, पर किसी एक को तो सीधा ओडिन कैसल में भेज कर ही रहेंगे क्योंकि ओरोची पूरे के पूरे कोसुकी क्लैन को ही खत्म करना चाहता था और उसका अगला टारगेट था मोमोनोसुके। पर जब तक हम वहाँ पर पहुंचे तो कैसल में ऑलरेडी आग लग चुकी थी और काइडो ने यहाँ पर अपने साथियों को भी छोड़ा हुआ था जिनसे फाइट करते हुए हम कैसल की तरफ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि मोमो के अलावा उनकी जो छोटी बहन है और उनकी मदर भी उस कैसल के अंदर मौजूद थे। हम किसी तरह से कैसल के अंदर पहुंचे जहाँ पर मोमो और उसकी बहन और उसकी मदर मौजूद थे और इन सभी को सही सलामत देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जिसके बाद किनेमोन मोमो की मॉम से माफी मांगता है और बोलता है कि हमें माफ कर दीजिएगा, हम हमारे मास्टर ओडिन सामा को बचाने में नाकामयाब रहे। जिस पर ओडिन की वाइफ इनसे कहती है, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग अपना सर ऊपर उठाओ। पर मैम फिलहाल के लिए हम सभी को यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं। और तोकी सामा कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी। ये सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं और कांजिरो कहता है, पर मैम यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? पर किनेमोन तोकी सामा का चेहरा देखकर समझ जाता है कि अभी ये मजाक नहीं कर रही है। ठीक है मैम, अगर आप नहीं जाएंगी तो हम भी आपके साथ यहाँ पर रहेंगे और आपके साथ यहाँ पर मरेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सभी चीजें भविष्य पर छोड़ दो। क्या भविष्य पर? लोग कभी भी अतीत में वापस नहीं जा सकते हैं, पर भविष्य में आगे जा सकते हैं। ये सुनकर मोमो भी हैरान हो जाता है कि भाई टाइम ट्रेवल कैसे हो सकता है। और तोकी सामा मोमो और इसकी बहन को पकड़ती है और बोलती है कि मैं पास्ट से ट्रेवल करती हुई आज यहाँ तक आई हूँ। मैंने बहुत बार फ्यूचर में ट्रेवल किया है क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रूट की एबिलिटी थी और इस फ्रूट की मदद से मैंने इतना ज्यादा ट्रेवल किया कि एट द एंड मैं उस जगह पर पहुंच ही गई जहाँ पर मेरी ये जर्नी एंड हो जाती है। इसके बाद सुनकर किनेमोन अपने मन में कहता है कि मैंने इसके बारे में रूमर्स सुने थे कि हमारी जो तोकी सामा है ये पास्ट में बहुत पुराने समय में पैदा हुई थी। अब किनेमोन तोकी सामा से कहता है कि आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि आप फ्यूचर में ट्रेवल करके ओडिन सामा से मिली हो। हाँ, और मैं इसीलिए यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। और किनेमोन समझ जाता है कि तोकी सामा इनके साथ नहीं चलने वाली है। ठीक है, अगर आप हमें फ्यूचर में भेज देती हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ हम लोग भविष्य में जाकर ओडिन सामा के उस बरसों पुराने सपने को भी पूरा कर देंगे और ओरोची और काइडो इन दोनों को भी हरा देंगे और वानो कंट्री की जो बॉर्डर्स है मैम उन्हें भी खोल दिया जाएगा। ठीक है, मोमो का ख्याल रखना। नहीं मॉम, मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। पर तभी तोकी स्माइल करती है और पलक झपकते ही ये लोग 20 साल आगे पहुंच जाते हैं और आसमान से सीधा जमीन पर आकर गिरते हैं। ये देखकर किनेमोन भी हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। ये पांचों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और कांचिरो हैरानी के साथ कहता है कि भाई ये कोई सपना तो नहीं है ना, आखिर हम लोग कहाँ आ चुके हैं। और राइजो देखने लगता है कि यहाँ पर वो कैसल कहाँ गया जहाँ पर आग लगी हुई थी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गाइज इस वक्त ये उसी जगह पर है जहाँ पर वो कैसल था। और किनेमोन अपनी मदर को ढूंढने लगता है और दौड़ते हुए मोमो उसी ग्रेव पर पहुंच जाता है जहाँ पर इन लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिसे देखकर किनेमोन, राइजो ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या ये हमारी कब्रें हैं? ये तो दिखने में पुरानी भी लग
रही है। मतलब तोकिसामा बिल्कुल सही कह रही थी। पर क्या ये वाकई ही में हमारा कुरी है क्या? पर क्या ये हमारा ही कुरी है? क्या यही लैंड ऑफ वानो का फ्यूचर है? और जब भी लोग अपने सामने बहुत बड़ी बड़ी चिमनियां देखते हैं और उनमें से धुआं निकल रहा होता है और इस कंट्री की इस हालत को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि 20 सालों के बाद वानो का ये हाल होने वाला है। प्रेजेंट में किनेमोन लूफी को बताता है कि जब हम सभी लोग टाइम ट्रेवल करके 20 साल फ्यूचर में आए तो इस जगह को पहचान ही नहीं पा रहे थे। इसी वजह से हम लोग इसके बारे में पता लगाने के लिए जब टाउन के अंदर गए तो हम लोग देखकर हैरान हो गए कि बहुत बड़ी बड़ी चिमनी से धुआं निकल रहा था और वो ऐसा धुआं था कि हवा में सांस लेने पर ही घुटन सी हो रही थी। सभी लोग भूखे मर रहे थे, सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और यहाँ का पानी पीने लायक भी नहीं था। हर चीज यहाँ पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल की जा रही थी। लैंड ऑफ वानो के 20 साल पहले के जो इलाके थे उन सभी को मिटा के रख दिया गया और हर जगह ओरोची और काइडो का राज चलने लगा। इन लोगों ने इतने ज्यादा झूठ बोले और कोज़ुकी क्लैन का तो इन लोगों ने नामो निशान तक मिटा दिया था। और किनेमोन बताता है कि अब ये वो लैंड ऑफ वानो नहीं था जैसे कि हम जाना करते थे और मुझे लगा था कि यहाँ पर सभी लोग हमारे खिलाफ तलवार उठाएंगे। जिस झूठ को ओरोची ने चारों तरफ इतना बढ़ा चढ़ा कर फैलाया था और सभी लोग उस पर यकीन भी करेंगे। पर मेरी आंखें तब दंग रह गई जब मैंने देखा कि 20 सालों के बावजूद भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि कोज़ुकी क्लैन और कोज़ुकी ओडिन को काफी ज्यादा एडमायर करते थे। यहाँ पर अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि कोज़ुकी क्लैन की हेल्प करना चाहते हैं और मुझे ये देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि 20 सालों के बावजूद भी लोगों के दिल से जो लॉयल्टी है ओडिन सामा के प्रति वो पूरी तरह से मिटी नहीं थी। लेकिन जब हमने वानो की ये हालत देखी तो हम बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए। और जब मोमो इस जगह का नजारा देखता है तो रो पड़ता है और कहता है कि फ्यूचर में ट्रैवल करके भी कुछ नहीं हुआ, हम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं। जरा इस कंट्री की हालत को देखो, ओरोची और काइडो ने इसे कैसा बना दिया है। और मोमो को लैंड ऑफ वानो की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और किनेमोन कहता है कि मोमो हम भी बिल्कुल सेम फील करते हैं और आप कोज़ुकी क्लैन के हेड हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सुनकर मोमो कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनके मैं क्या करूं? जो लोग हमारे साथ लड़े थे, जिन लोगों ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया था, वो सभी लोग आज जा चुके हैं और इस वक्त मोमो सिर्फ 8 साल का है और इसके लिए इतना सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अब किनेमोन मोमो की बात सुनकर कहता है कि मोमो सामा आपको फिर भी मजबूत रहना होगा, आपको हार नहीं माननी है। अभी सभी लोग जब बात कर रहे होते हैं तभी झाड़ियों से कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और ये सभी लोग मोमो को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और अटकती हुई आवाज में कहते हैं कि हाँ, मैं जो देख रहा हूँ वो सच है, ये हमारे लॉर्ड कोज़ुकी मोमोनोसुके ही हैं। किनेमोन अपनी तलवार को बाहर निकालता है, हमारे सामने आओ। पर किनेमोन को देखकर ये लोग बुरी तरह से रो पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार 20 सालों का ये इंतजार पूरा हुआ। मोमो सामा अब जैसा पहले दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं और जैसे कि तोकिसामा ने अपने आखिरी अल्फाजों में कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। इसी के साथ इनमें से एक आदमी बताता है कि मैं मोमो की बहन का ट्रेनर हूँ और पिछले 20 सालों से मैं आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि आपकी मदर ने जो कुछ भी कहा वो सारी बातें सच हैं। ये सभी लोग मोमो के सामने अपना सर झुका लेते हैं। एक सेकंड, मेरी मॉम के आखिरी अल्फाज क्या थे? जिस पर ये आदमी बताता है कि तोकिसामा ने कहा था कि तुम वो चांद हो जो कि सवेरे से अनजान है, लोगों का मकसद भी पूरा होगा और 20 सालों के बाद वो एक रात आएगी जब 9 परछाइयों को देखा जाएगा और वो लोग एक नए सवेरे को लेकर आएंगे। इसी के साथ ही बंदा आगे बताता है कि हम सभी लोग समझ गए थे कि तोकिसामा के ये आखिरी अल्फाज कोज़ुकी क्लैन के रिवेंज के बारे में है जो कि 20 सालों के बाद लिया जाएगा। और जब हमने इसके बारे में सुना तो हमें लगा कि ये नामुमकिन है। पर जैसे 9 परछाइयों की बात आपकी माँ कर रही थी, इनमें से किसी की भी डेड बॉडी नहीं पाई गई थी, तो हमें लगा कि कहीं ना कोई उम्मीद तो बाकी है। हम सभी के मन में ये उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि 20 सालों के बाद वो 9 परछाइयां वापस आएंगी जो कि हमें संभालेंगे, जो कि काइडो और ओरोची को हरा करके वानो को आजाद करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम सभी लोग उसी इंतजार में हैं। हम सभी लोग खुद को तैयार कर रहे हैं उस लड़ाई के लिए जो कि 20 सालों के बाद लड़ी जानी थी। और बोलता है कि बाकी सभी लोग भी बस आपका ही इंतजार कर रहे थे 20 सालों से और इस बात का सबूत वो मून टैटू है जो कि हमारी एंकल्स पर बना हुआ है। किनेमोन भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि 20 सालों के बाद भी हमारे पास एलाइज हैं क्या? और मोमो इस आदमी से पूछता है वो लोग कितने हैं? ठीक से तो नहीं बता सकता सर, पर अभी भी लैंड ऑफ वानो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपका ही इंतजार कर रहे हैं। और अगर हमें ओरोची और काइडो दोनों को हराना है तो हमें और ज्यादा एलाइज की जरूरत होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वानो के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं जो कि हमारे एलाइज हैं उन सभी को इकट्ठा करो और एक काम तुम्हें बिना किसी की नजर में आए करना होगा। जिस पर ये बंदा मान जाता है और प्रेजेंट में किनेमोन लूफी को बताता है कि बस इसी चीज के साथ हमने हमारी उम्मीद को जगा कर रखा कि हमारे एलाइज अभी भी हैं। वो एलाइज जो कि लैंड ऑफ वानो से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने 20 सालों से अपनी इस उम्मीद को जगा कर रखा है और उन सभी के लिए हमें लड़ना ही होगा। जिसके बाद किनेमोन बताता है कि हमारा एक और साथी भी था, हमने उसे यहाँ पर छोड़ दिया और फिर मैं, कांचिरो, राइजो और लॉर्ड मोमो हम सभी लोग पावरफुल एलाइज को ढूंढने के सफर में निकल गए। और इस वानो कंट्री से बाहर निकलना भी जो कि एक क्राइम है, तो कुछ लोगों ने हमें देख लिया था और हमारा पीछा करने लगे। और सबसे बुरी बात कि हमें समुद्र के सफर की आदत नहीं थी और हमें नहीं मालूम कि आखिर सेल को सेट कैसे किया जा सकता है। इसी वजह से हम लोग जो आइलैंड जाने का फैसला करते हैं और रास्ते में ही हमारी शिप टूट जाती है और हम राइजो से अलग हो जाते हैं। और हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर राइजो इन सभी से अलग हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि दोस्तों, मैं तुम सभी का जो आइलैंड पर इंतजार करूंगा। हमारी उस टूटी हुई शिप को बस लहरों का सहारा था जो कि हमें मौत के मुंह से बचाते हुए ड्रेसरोसा के किनारे तक ले आई। लेकिन फिर डोफ्लामिंगो ने हमें वहाँ पर खदेड़ा क्योंकि वो काइडो से ही कनेक्टेड था। और तब हम लोग मोमो से भी बिछड़ गए क्योंकि मोमो गलती से एक ऐसी शिप में बैठ गया था जिसके बारे में उसे नहीं पता था। जिसके बाद मैं मोमो की तलाश में निकल गया और कांचिरो से भी अलग हो गया। और बस ऐसे ही हम सभी लोग एक साथ निकले थे वानो से और उसके बाद हम सभी लोग चारों डायरेक्शन में अलग अलग फैल गए। ये सुनकर चॉपर, नामी, ब्रूक इन सभी के मुंह बनने लगते हैं क्योंकि इन सभी का सफर काफी
ज्यादा अजीब रहा है। और किनेमोन बताता है कि बस ऐसे ही मोमो की तलाश में मैं पंख हैजार्ड में पहुंच गया और वहाँ पर मेरा सामना सीजर से हुआ, जो कि काइडो का ही एक पपेट है। और लॉ ने भी मेरी बॉडी के टुकड़े कर दिए, जो कि अब मेरा ही एक एलाई बन चुका है, जिसके बाद मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। लेकिन तब मैं तुम लोगों से मिला। और ये कहते वक्त किनेमोन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और सारी स्ट्रॉ हेड भी हंसती है। और लूफी को वही सीन याद आ जाता है जब ये पहली बार कांजिरो से मिला था। और इसके सभी दोस्त भी कांजिरो के साथ अपनी फर्स्ट इंटरेक्शंस को याद करते हैं। और मोमो का वो सीन भी लूफी याद करता है जब मोमो इससे कहता है कि अगर तुम मुझे खाने की कोशिश करोगे ना तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जिसके बाद लूफी भी एक स्माइल करता है। जब से हम लोग वानो से निकले थे तो हम पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी, लेकिन उसके बाद मैं तुम लोगों से मिला। कुछ ऐसे अच्छे लोग जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, जिन पर मैं अपनी जान से भी ज्यादा यकीन कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने सभी के अलग अलग नाम रखे ताकि किसी को भी हमारे बारे में पता न चले, क्योंकि ओरोची और बाकी सभी को यही लगता है कि हम सभी लोग 20 साल पहले मर चुके हैं। और वो अगर इस गलत फहमी में है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसी वजह से हमारे वांटेड पोस्टर भी वानो कंट्री में कहीं भी नहीं है। जी किनेमोन सामा, आप लोग यहाँ पर हो इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता चला, जबकि मैं आपके ही साइड हूँ। माफ करना, पर मैं क्या करता हूँ किको। और किनेमोन लूफी से कहता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये मिशन ये सक्सेसफुल हो तो इसके लिए हमें सभी से छुप कर रहना होगा। किसी को भी हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। हाँ किनेमोन, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और तभी किनेमोन इनकी प्लानिंग बताता है। इस वक्त हमारा सामना काइडो और ओरोची की एक बहुत बड़ी आर्मी से है और यहाँ हमारी साइड स्ट्रॉ हेड लूफी है, हार्ड पायरेट्स का कैप्टन है लॉ और उसकी पूरी टीम भी हमारे साथ है। और दूसरी तरफ मिंक ट्राइब, ड्यूक डॉग स्ट्रॉन्ग और कैट वाइपर, ये सभी लोग भी हमारे साथ है। साथ ही में हमारे पास वो सभी सैमुराइज भी हैं जो कि लैंड ऑफ वानो में हर तरफ फैले हुए हैं, जो कि इसी बैटल का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर अब इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो हमारी तादाद 5000 सोल्जर्स से भी ज्यादा हो जाती है। हालांकि मैंने ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर फिलहाल के लिए हमें और ज्यादा लोग चाहिए होंगे। और काइडो और ओरोची को आजाद कर देंगे। और ऐसा बोलकर सांजी की ठरक शुरू हो जाती है। किको चान, जब आप मुझे लड़ते हुए देखोगी तो बताइए ना आपको कौन सा पसंद आएगा, मैं या फिर ये ठरकी सैमुराई। ओ सांजी ओए, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ और ये ओकीको तो बस मेरी एक फ्रेंड है भाई, जस्ट फ्रेंड। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। हाँ सुरुसान बिल्कुल ठीक है। जिस पर किनेमोन हैरान हो जाता है कि इसकी वाइफ का नाम कैसे जानती है। क्या तुम उससे पहले मिल चुके हो? हाँ मैं उनसे मिल चुकी हूँ और वो भी आपका 20 सालों से इंतजार कर रही है। ये सुनकर किनेमोन हैरान हो जाता है। और गाइस, ये सुरुसान वही औरत है, वही टी शॉप की ओनर। और इसी के साथ इस सीरीज का 147th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और गाइस, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 12 के कमेंट्स। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।